नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। तो आज हम एक ऐसे कवि की बात करने वाले हैं जो कभी एक जगह टिक कर बैठे ही नहीं है, और साथ में उनकी एक ऐसी कविता है जो हमें सीधा हिमालय की ऊंचाइयों पर ले जाकर ठहरा देती है। हमारे पास है कवि नागार्जुन का जीवन परिचय और उनकी वो कालजयी कविता बादल को घिरते देखा है। हाँ, ये दोनों स्रोत एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ना। नागार्जुन को समझे बिना इस कविता की आत्मा तक पहुंचना मुश्किल है, और इस कविता को पढ़े बिना मुझे लगता है नागार्जुन की वो जो यात्री वाली नजर है ना, उसकी ताकत का अंदाजा ही नहीं लग सकता। बिल्कुल। तो हमारा इरादा सिर्फ कविता का मतलब समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि नागार्जुन के अनुभव, उनकी वो घुमक्कड़ी, उनकी राजनीतिक सक्रियता, प्रकृति से उनका गहरा लगाव, ये सब मिलकर इस कविता में जिंदा कैसे उठते हैं। हम एक एक बिंब के पीछे छिपे उनके नजरिए को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि ये कविता सिर्फ प्रकृति का एक सुंदर चित्र नहीं है, ये तो एक गवाही है, एक साक्ष्य है जो एक ऐसे कवि ने दिया है जिसने जीवन को सिर्फ कल्पना में नहीं बल्कि अपनी खुली आंखों से और बहुत करीब से देखा है। तो चलिए इसी नजरिए से शुरू करते हैं। कवि का असल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, पर मैथिली में वो यात्री उपनाम से लिखते थे, और ये नाम तो जैसे उन पर चिपक ही गया। यात्री, कितना कितना सटीक नाम है। हाँ, और ये यात्री नाम सिर्फ भौगोलिक यात्रा तक सीमित नहीं है, वो विचारों में भी एक यात्री थे। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर वो श्रीलंका गए, बौद्ध धर्म को समझा, फिर वापस आकर मार्क्सवाद की तरफ झुके। उनकी वैचारिक यात्रा भी उतनी ही उथल-पुथल भरी और महत्वपूर्ण रही है जितनी उनकी असल यात्राएं। परिचय में उनके जीवन के कुछ पड़ाव दिए भी गए हैं। बिहार में जन्म, फिर 1936 में श्रीलंका जाना और बौद्ध धर्म अपना लेना। लेकिन एक बात जो ध्यान खींचती है वो है उनकी राजनीतिक सक्रियता और कई बार जेल जाना। स्रोत में लिखा है, फक्कड़पन और घुमक्कड़ी उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही। और ये फक्कड़पन कोई दिखावा नहीं था, ये उनके स्वभाव का हिस्सा था। वो सत्ता के खिलाफ खड़े होने वाले कवि थे। जब वो घूमते थे तो सिर्फ पहाड़ और झरने नहीं देखते थे, वो लोगों के संघर्षों से भी जुड़ते थे। किसान आंदोलन से लेकर जेपी आंदोलन तक वो हमेशा जनता के साथ खड़े रहे। यही अनुभव उनकी कविता को जमीन से जोड़ता है। वो किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठकर गरीबों पर कविता लिखने वाले कवि नहीं थे। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। स्रोत बताते हैं कि उनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक में समान रूप से आदर पाती हैं। ये कैसे मुमकिन है? आमतौर पर तो जो साहित्य बहुत ज्यादा अकादमिक होता है वो आम लोगों तक पहुंचता नहीं, और जो बहुत सरल होता है उसे आलोचक ज्यादा महत्व नहीं देते। सही बात है। यही तो नागार्जुन का जादू है। और इसका राज मुझे लगता है उनकी भाषा में है। उनकी भाषा में एक कमाल का संतुलन है। एक तरफ वो संस्कृत के तत्सम शब्दों का इस्तेमाल इतनी सहजता से करते हैं कि वो कविता का हिस्सा लगते हैं, बोझ नहीं, और दूसरी तरफ वो ठेठ देहाती शब्दों और मुहावरों को भी अपनी कविता में ले आते हैं। अच्छा। तो जब कोई विद्वान उनकी कविता पढ़ता है तो उसे कालिदास की परंपरा की गूंज सुनाई देती है, और जब कोई गांव का आदमी सुनता है तो उसे लगता है कि अरे, ये तो मेरे मन की बात मेरी ही भाषा में कह रहा है। तो एक तरफ ये यात्री व्यक्तित्व है जो कभी टिका नहीं, जिसने जेल की दीवारें भी देखी और आंदोलनों की धूल भी फांकी है। चलिए अब देखते हैं कि जब यही यात्री अपनी आंखें हिमालय पर टिकाता है तो उसे दिखाई क्या देता है। कविता का शीर्षक कितना सीधा है, बादल को घिरते देखा है। हाँ, शीर्षक सरल है, लेकिन कविता हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो भव्य भी है और बहुत नाजुक भी। स्रोत में कहा गया है कि कविता में बादल के कोमल और कठोर दोनों रूप हैं, और कविता की शुरुआत होती है इसी कोमल रूप से। कविता खुलती है इन शब्दों से, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, यानी साफ बेदाग बर्फीले पहाड़ों की चोटियों पर, और वहां मानसरोवर झील में खिले सुनहरे कमलों पर ओस की बूंदें गिर रही हैं, छोटे छोटे मोती जैसे। क्या कमाल की तस्वीर है, एकदम शांत। और ये शांति सिर्फ सतह पर नहीं है। अगली पंक्तियों में देखिए, वो कहते हैं कि मैदानी इलाकों की गर्मी से बेचैन होकर हंस तैरते हुए यहाँ आए हैं और तिक्त मधुर बिसतंतु खोजते, यानी कमल नाल के अंदर के कड़वे मीठे रेशों को खा रहे हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं है, नागार्जुन यहाँ भी जीवन की सच्चाई दिखा रहे हैं। उस स्वर्ग जैसी जगह पर भी जीने के लिए एक संघर्ष है, अपनी खुराक खोजने की वो जद्दोजहद है। ये प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ उसकी असलियत का भी चित्र है। वाह,
मैंने इस नज़रिए से इसे नहीं देखा था। और फिर चकवा चकवी का जिक्र आता है, जो रात भर बिछड़ने के श्राप के बाद सुबह मिलते हैं और शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। ये प्रणय कलह मतलब प्यार भरी नोकझोंक, बहुत ही मानवीय लगता है ये तो। बिल्कुल। नागार्जुन यहाँ सिर्फ पक्षियों को नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि प्रेम, विरह और फिर मिलने की खुशी का जो नाटक इंसानों की दुनिया में चलता है ना, वही पूरी प्रकृति में भी चल रहा है। वो पूरी कायनात को एक ही प्रेम सूत्र में बंधा हुआ देख रहे हैं। ये उनकी गहरी सहानुभूति है जो सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। लेकिन इस कोमल प्रेम भरे दृश्य के बाद वो हमें एक ऐसी बर्फीली घाटी में ले जाते हैं जहां का माहौल एकदम अलग है, कुछ बेचैन करने वाला। हाँ, यहाँ नजारा बदलता है। अब हम शत सहस्र फुट ऊंचाई पर हैं। दुर्गम बर्फीली घाटी है और वहां एक कस्तूरी मृग है जो अपनी ही नाभि से उठने वाली उन्मादक परिमल यानी वो नशीली खुशबू उसके पीछे पागल हुआ दौड़ रहा है। उसे पता ही नहीं कि जिस चीज की तलाश में वो भटक रहा है वो तो उसी के अंदर है। और कविता की पंक्तियां अपने पर छिड़ते देखा है। ये पंक्ति तो जैसे कलेजे में उतर जाती है। ये सिर्फ एक हिरन की कहानी नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे ये हम सबकी कहानी है। बिल्कुल। हम भी तो कितनी ही चीजों के पीछे भागते रहते हैं और आखिर में खुद पर ही गुस्सा आता है। क्या नागार्जुन जानबूझकर इसे एक दार्शनिक रूपक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे? मुझे तो लगता है बिल्कुल। यही तो नागार्जुन की खूबी है। वो कोई लंबा चौड़ा फलसफा नहीं बघारते, वो बस एक छोटा सा अपनी आंखों से देखा हुआ चित्र आपके सामने रख देते हैं और वो चित्र जीवन का इतना बड़ा सत्य कह जाता है। ये जो अपने अंदर की चीज को बाहर खोजने की त्रासदी है, उसे उन्होंने एक हिरन के माध्यम से कह दिया। कविता का यही कमाल होता है। और यहाँ से कविता एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। अचानक प्रकृति के बीच नागार्जुन को साहित्य याद आता है, उन्हें महाकवि कालिदास याद आते हैं। हाँ, और ये इस कविता का एक बेहद नाटकीय और साहसिक क्षण है। एक आधुनिक कवि, हिंदी का कवि, संस्कृत के सबसे बड़े कवि से संवाद कर रहा है, एक तरह से उन्हें चुनौती दे रहा है। वो कहते हैं कि मैंने धनपति कुबेर की अलका नगरी को बहुत खोजा, पर वो कहीं नहीं मिली। कहाँ गया वो आकाश में बहने वाला गंगा जल? कुछ नहीं मिला। और फिर वो एक झटके में कहते हैं, जाने दो, वो कवि कल्पित था। ये तो कालिदास की पूरी कल्पना को खारिज करने जैसा है। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। वही तो। ये खारिज करना नहीं है, ये एक तरह से फर्क बताना है, अपनी जमीन तलाशना है। नागार्जुन कह रहे हैं कि कालिदास की कल्पना महान थी, लेकिन वो कवि कल्पित थी, मतलब कवि की कल्पना से जन्मी थी। मेरा सच वो नहीं है, मेरा सच वो है जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और उनका सच क्या है? मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीश पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। वाह! एक तरफ कालिदास का मेघदूत है जो एक प्रेमी का नाजुक संदेश लेकर जाता है, और दूसरी तरफ नागार्जुन का महामेघ है जो तूफानी हवाओं से एक योद्धा की तरह लड़ रहा है। ये है प्रकृति का वो कठोर रूप जिसकी बात स्रोत में की गई थी। बिल्कुल, यही नागार्जुन की मौलिकता है। वो यथार्थ के कवि हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी कल्पना सुंदर है, पर मेरा अनुभव, मेरा देखा हुआ यथार्थ ज्यादा शक्तिशाली और सच्चा है। एक पल के लिए सोचिए, एक कवि बर्फीली चोटी पर खड़ा है और प्रकृति की इस भयंकर लड़ाई को देख रहा है। वो डर नहीं रहा, बल्कि उसमें एक महाकाव्य जैसा सौंदर्य देख रहा है। ये एक अलग ही तरह का साहस है जो सिर्फ एक फक्कड़ कवि में हो सकता है। तो वो कालिदास की काल्पनिक अलकापुरी को तो नहीं खोज पाते, लेकिन उस वीरान बर्फीले हिमालय में उन्हें कुछ और मिलता है। उन्हें इंसान मिलते हैं। हाँ, और यहीं पर कविता अपनी शिखर पर पहुंचती है। अब तक हम प्रकृति देख रहे थे, कोमल और कठोर, लेकिन अब उस प्रकृति के बीच बसने वाले इंसानों को देखेंगे। नागार्जुन की नजर सिर्फ पहाड़, झील, बादल पर नहीं रुकती, वो हमेशा उस जगह रहने वाले लोगों तक पहुंचती है। और ये दृश्य भी कितना सजीव है। देवदार के जंगल में भोजपत्रों से छाई हुई एक कुटिया, और उसके अंदर किन्नर किन्नरियों का जीवन। उनके बालों में रंग बिरंगे खुशबूदार फूल हैं, गले में इंद्रनील यानी नीलम की माला है, कानों में नीले कमल के फूल पहने हैं। और उनके सामने जो तिपाई रखी है वो भी कोई साधारण नहीं है। लाल चंदन की तिपाई पर रजत रचित मणि खचित यानी चांदी का बना और मणियों से जड़ा हुआ
पान पात्र रखा है और उसमें अंगूर से बनी शराब, द्राक्षा सब भरी हुई है। ये तो किसी राजमहल जैसा वैभवशाली दृश्य लगता है। यही बात मेरे भी दिमाग में आई थी। क्या ये भी एक तरह की कल्पना नहीं है? मुझे लगता है नहीं, और यही नागार्जुन की खासियत है। वो हिमालय को सिर्फ एक आध्यात्मिक, वीरान या पवित्र जगह की तरह नहीं देखते। उनके लिए ये एक जीती जागती जगह है जहाँ लोग रहते हैं, प्रेम करते हैं, संगीत सुनते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। वो यहाँ किसी देवी देवता का वर्णन नहीं कर रहे हैं, बल्कि किन्नर जाति के लोगों के यथार्थ जीवन का चित्र खींच रहे हैं, जैसा स्रोत में भी कहा गया है। उन्होंने हिमालय का मानवीकरण कर दिया, उसे देवताओं के लोक से खींचकर इंसानों की दुनिया में ले आए। और कविता की आखिरी पंक्तियां इस दृश्य में जान डाल देती हैं। मदिरा अरुण आंखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है। उनकी आंखें नशे में लाल हैं, वे मदहोश हैं, लेकिन उनकी उंगलियां बांसुरी पर बहुत कोमलता और खूबसूरती से चल रही हैं। क्या कमाल का अंत है। ये उस यात्री कवि का अनुभव है जो सिर्फ दूर से देखकर नहीं लौटा। वो उस कुटिया के अंदर तक गया, उन लोगों के जीवन में झांका, उनके संगीत को महसूस किया। ये उनकी लोक जीवन से जो गहरी प्रतिबद्धता है ना, उसको दिखाता है। नागार्जुन के लिए सौंदर्य सिर्फ प्रकृति में नहीं है, बल्कि उस प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जी रहे इंसानों के जीवन में भी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, एक यात्री कवि की आंखों से शुरू हुआ यह सफर हमें हिमालय की बर्फीली चोटियों, शांत झीलों से होता हुआ एक ऐसी कुटिया के अंदर ले गया जहां बांसुरी की धुन गूंज रही थी। हाँ, और ये कविता और असल में नागार्जुन का पूरा साहित्य ही प्रत्यक्ष अनुभव की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। वे सिर्फ कल्पना नहीं करते, वे देखते हैं। कविता में देखा है शब्द बार बार आता है, हर पैराग्राफ के अंत में। ये सिर्फ एक तुकबंदी नहीं है, ये एक घोषणा है, ये एक कवि की गवाही है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो मेरा आंखों देखा सच है, मेरा अनुभव है। इसका मतलब ये है कि वो हमें, यानी पढ़ने वाले को, सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि अपने अनुभव का गवाह बना रहे हैं। बिल्कुल, वो पाठक की उंगली पकड़कर अपने साथ उस यात्रा पर ले जाते हैं। वे कालिदास की शास्त्रीय परंपरा और अपने समय के कठोर यथार्थ के बीच एक पुल बनाते हैं। वो साबित करते हैं कि महान कविता सिर्फ कल्पना की ऊंची उड़ानों से नहीं, बल्कि जीवन को बहुत गहराई से देखने, जीने और महसूस करने से भी पैदा होती है, और यही उन्हें जनकवि बनाता है। स्रोत के आखिर में नागार्जुन के धारदार व्यंग और जनहित के लिए प्रतिबद्धता का भी जिक्र है। ये कविता तो ज्यादातर प्रकृति और सौंदर्य पर ही केंद्रित है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करती है कि यथार्थ पर इतनी पैनी नजर रखने वाला ये कवि अगर आज के दौर में हिमालय को देखता तो क्या लिखता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। शायद वे आज के अमल धवल गिरी पर प्लास्टिक के ढेर देखते या उन झीलों का पानी मैला पाते। हो सकता है वो उन किन्नर किन्नरियों को अपनी संस्कृति बचाने के लिए संघर्ष करते हुए देखते, और तब उनकी कविता शायद सिर्फ सौंदर्य का नहीं, बल्कि उस सौंदर्य के विनाश का एक मार्मिक और शायद बहुत तीखा व्यंग्यात्मक दस्तावेज होती। वे चुप रहने वाले कवियों में से नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।